रहीम स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का हम लोग स्मार्ट सिलेबस डिस्कस कर रहे थे और हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 ख़त्म की थी। आज हम 7.4 स्टार्ट करेंगे और 7.4 के अंदर स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है आज हमने पढ़ना है द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। आज हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी दो डेफिनेशंस हैं, तो इसमें से जो फर्स्ट डेफिनेशन है इसको देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक फ़र्ज़ किया वेक्टर इस तरीके से u है और ये कोई वेक्टर हमारे पास v है और इसका जो सेंट्रल एंगल है फ़र्ज़ किया वो थीटा के इक्वल है। तो देन अगर हमने इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो क्रॉस प्रोडक्ट को स्टूडेंट्स हम डिनोट करते हैं u क्रॉस v से डिनोट करते हैं। ये नोटेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की और इसको इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है कि अगर हमने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बाय फर्स्ट डेफिनेशन, तो इसका फार्मूला ये होता है कि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम यानी कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास यहाँ पे थीटा आ जाता है। डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे हमारे पास कोसाइन ऑफ एंगल आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम यहाँ पे साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम आ जाता है। और साथ स्टूडेंट हमारे पास n यूनिट वेक्टर। ये जो n यूनिट वेक्टर है ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो इन दोनों वेक्टर यानी कि u के ऊपर भी और वेक्टर v के ऊपर भी ये दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। यानी कि वेक्टर u और वेक्टर v का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसका यूनिट वेक्टर साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसका जब हम यूनिट वेक्टर लेते हैं ये हम पॉजिटिव भी लिखते हैं और नेगेटिव भी लिखते हैं। अगर मतलब स्टूडेंट्स हम क्रॉस प्रोडक्ट फ्रॉम u टू v ले रहे हैं यानी कि इसके दरमियान जो एंगल है अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डिफाइन कर रहे हैं तो फिर ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ये हमारा इसका जो यूनिट वेक्टर है ये पॉजिटिव लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स हम u क्रॉस v ले रहे हैं यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक जो फर्स्ट वेक्टर है u इसका मैग्नीट्यूड और सेकंड वेक्टर v इसका मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, अगर इसकी जो डायरेक्शन है ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हम ले रहे हैं, फिर ये जो यूनिट वेक्टर है ये इस तरीके से डाउनवर्ड होगा और ये हम यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे। यानी कि अगर वो जो एंगल है हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो फिर ये जो यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है ये पॉजिटिव लिखा जाता है। अगर हमारा जो एंगल है ये इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करता है तो फिर ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा और ये नेगेटिव लिखा जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने साथ एक यूनिट वेक्टर भी लिखना होता है। ये यूनिट वेक्टर ऐसा होता है कि जो वेक्टर u और वेक्टर v दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसका यूनिट वेक्टर लेना होता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, अगर इसकी डायरेक्शन हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो फिर हमारा जो यूनिट वेक्टर है ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा और ये पॉजिटिव लिखा जाएगा। अगर हम उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो फिर ये जो यूनिट वेक्टर है ये डाउनवर्ड होगा और इसको हम नेगेटिव लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट या जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो ये उसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन में अगर स्टूडेंट्स हमारे पास दो वेक्टर्स हैं इन कंपोनेंट फॉर्म के अंदर, फ़र्ज़ किया हमारे पास एक वेक्टर u है वो इक्वल है a1i प्लस b1j
प्लस C1K और एक वेक्टर V है हमारे पास A2I प्लस B2J प्लस C2K। इस तरीके से अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं इन कंपोनेंट फॉर्म के अंदर, अगर हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और हमारे पास इनका दरमियान वाला एंगल नहीं है, तो स्टूडेंट्स इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का U क्रॉस V से डिनोट किया जाता है। फिर इसका फार्मूला हम इस तरीके से भी क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है इसके अंदर I J K ये फार्मूले का लिखेंगे, और इसकी जो सेकंड रो है इसमें जो फर्स्ट वेक्टर है यहाँ हमारे पास U है, इसके कंपोनेंट आ जाएंगे। वेक्टर U के जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास A1 B1 C1 ये हम सेकंड रो में लिख देंगे। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास हमने U क्रॉस V लेना है, जो V है थर्ड रो में, इसके कंपोनेंट A2 B2 और C2, और इसका हमने डिटर्मिनेंट अगर हम इसका एक्सपेंड कर लें तो ये इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। ये जो सेकंड डेफिनेशन है इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। फ़र्ज़ किया स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेक्टर U है 2I प्लस J प्लस K, और एक वेक्टर हमारे पास V है 4I प्लस 2J माइनस K। हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि U क्रॉस V ये हमने फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की यहाँ पे हम सेकंड डेफिनेशन लगाएंगे। सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक ये जो U क्रॉस V है इसमें हमने फर्स्ट रो के अंदर I J K ये हमने फार्मूले का लिखना है। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट वेक्टर है हमारा U है, यहाँ पे उसके जो कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो 2 आ जाएगा, और यहाँ से सेकंड कंपोनेंट J का यानी कि कुछ नहीं है यहाँ पे 1 आ जाएगा, और K का भी कोई कंपोनेंट नहीं है वो भी 1 आ जाएगा। U का क्रॉस प्रोडक्ट हमने V के साथ लेना है, फिर हम V के कंपोनेंट उसमें जो उसका I कंपोनेंट है वो 4 आ जाएगा, और J कंपोनेंट उसका 2 के इक्वल है, और इसका जो K कंपोनेंट है वो -1 के इक्वल है, और इस तरीके से हम उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट अब हम ओपन करेंगे। यहाँ पे जो पहले फर्स्ट प्लस का I है ये बाहर आ जाएगा, और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो ये हम डिलीट करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -1 और ये इसके साथ -2। फिर ये माइनस का J ये बाहर आ जाएगा, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इसको डिलीट कर देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -4 आ जाएगा। फिर हम प्लस का K ये हमारा बाहर आ जाएगा। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये हम डिलीट करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -1 और -2, ये आ जाएगा -3I, और यहाँ से -2 और माइनस का 4 -6, और बाहर भी माइनस है, ये प्लस का 6J आ जाएगा। और इसी तरीके से 4 में से 4 गया है, ये हमारे पास 0K, यानी कि ये हमारे पास U क्रॉस V आ गया बाय सेकंड डेफिनेशन के तहत। तो स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम दो वेक्टर्स का लेते हैं तो जो आंसर होता है ये हमारा एक वेक्टर आता है। इस वजह से क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है, क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर एक वेक्टर आता है, इस वजह से इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी हमने दोनों डेफिनेशन डिस्कस कर ली हैं। अब इससे मुतल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव के बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, एक तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि I क्रॉस I या J क्रॉस J या K क्रॉस K लें तो ये 0 के इक्वल होता है। यानी कि अगर दो सेम वेक्टर हैं हमारे तो उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, जो I है ये दिस इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस,
और जे जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होता है, और जो के होता है दिस इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग जी एक्सिस। तो इसका प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। तो इसको फर्स्ट डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन दोनों के थ्रू किया जा सकता है। कि फ़र्ज़ किया अगर हमने स्टूडेंट्स प्रूव करना है आई क्रॉस आई, हम इस तरह करेंगे कि ऊपर आई जे और के लिख लेंगे, और फिर जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट, फर्स्ट वेक्टर हमारा आई है और आई के कंपोनेंट होते हैं 1 0 0 आ जाएगा। और इसमें जो सेकंड वेक्टर है वो भी हमारा आई है, तो ये हमारे पास 1 0 0 आ जाएगा। और इसका हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेंगे। और डिटर्मिनेंट की यहाँ पे हम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, या इसको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में दो रोज़, ये जैसे इसकी रो 2 और रो 3, ये दोनों रोज़ जो हैं वो एक जैसी होगी हैं, तो डेफिनेटली इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम जे क्रॉस जे लेंगे या के क्रॉस के लेंगे तो वो भी हमारा 0 आ जाएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से फर्स्ट रिज़ल्ट है, ये आपने याद रखना है। इसी तरीके से सेकंड रिज़ल्ट स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट में, अगर हम इस तरीके से अगर एक सर्कल बना लेते हैं, यहाँ पे हम आई ले लेते हैं, यहाँ पे हम जे ले लेते हैं और ये के ले लेते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर हम इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यानी कि अगर हम आई क्रॉस जे लेते हैं तो ये हमारा के इक्वल होगा। और इसी तरीके से जे क्रॉस के, जे क्रॉस के ये हमारा आई के इक्वल होगा। और इसी तरीके से अगर हम के क्रॉस आई लेते हैं तो ये हमारा जे के इक्वल होगा। यानी कि अगर हम इसकी डायरेक्शन इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, यानी कि आई क्रॉस जे, तो ये हमारा के इक्वल होगा। जे क्रॉस के ये हमारा आई के इक्वल होगा। और इसी तरीके से के क्रॉस आई, तो ये हमारा जे के इक्वल है। अगर हम स्टूडेंट्स इसकी जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, अगर हम इसको इस तरीके से रोटेट करते हैं, यानी कि अगर हम लेते हैं जे क्रॉस आई, तो ये स्टूडेंट्स माइनस के इक्वल होगा। और इसी तरीके से अगर हम आई क्रॉस जे लेते आई क्रॉस के लेते हैं तो ये माइनस जे के इक्वल होगा। और इसी तरीके से अगर हम के क्रॉस जे लेते हैं तो ये माइनस आई के इक्वल है। यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से एक सर्कल के अंदर अगर हम इनको देखते हैं, अगर हम इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर लेते हैं तो ये फिर नेगेटिव बन जाएंगे। तो इसका भी प्रूव उसी तरीके से किया जा सकता है जैसे हमने फर्स्ट रिजल्ट का किया। फ़र्ज़ किया स्टूडेंट्स अगर हमने लेना है आई क्रॉस जे, ये अगर हमने करना है, अगर हम इस पे क्रॉस प्रोडक्ट की सेकंड डेफिनेशन अप्लाई करें तो फर्स्ट रो में हमने आई जे के ये लिखना है। फिर जो फर्स्ट फैक्टर है उसके कंपोनेंट, फर्स्ट फैक्टर हमारा आई है, आई के कंपोनेंट होते हैं 1 0 0। और सेकंड वेक्टर हमारा जे है, जे के कंपोनेंट होते हैं 0 1 0। तो इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए पहले प्लस का आई बाहर आ जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करेंगे, ये इसके साथ 0 और ये इसके साथ 0 हो जाएगा। फिर ये माइनस का जे ये बाहर आ जाएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, ये इसके साथ 0 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा। फिर प्लस का के बाहर आ जाएगा, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये डिलीट करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 और ये इसके साथ 0। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो फर्स्ट है ये भी 0 हो गया, जो सेकंड है ये भी 0 हो गया, थर्ड हमारा के, तो इसका आंसर जो है वो के आ जाएगा। यानी कि आई क्रॉस अगर हम जे लेते हैं तो ये हमारा के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप जे क्रॉस आई लेंगे, यानी कि अगर हम जे क्रॉस आई ले लेते हैं तो उसी रूल के तहत अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे आई जे
के सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक तो ये फार्मूले का आई जे के आ जाएगा, फिर जो फर्स्ट वेक्टर है जे है इसके कंपोनेंट आ जाएंगे 0 1 0, और जो सेकंड है इसमें आ जाएगा आई के कंपोनेंट होते हैं 1 0 0। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसका आंसर माइनस के आ जाएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से मुतल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये फार्मूलाज ऑब्जेक्टिव के अंदर भी डिस्कस किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। आई क्रॉस जे, तो ये हमारा के इक्वल होता है, अगर हम जे क्रॉस आई ले लेते हैं तो वो माइनस के आ जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी इसके रिज़ल्ट प्रूव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारी क्रॉस प्रोडक्ट से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन बड़ा इम्पोर्टेंट ये थर्ड इसका रिमार्क है कि जब स्टूडेंट्स हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि अगर हम u क्रॉस v लेते हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया है कि u क्रॉस v लेने से, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से हमारे पास एक वेक्टर आ जाता है, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने से आंसर एक वेक्टर आता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, आंसर तो हमारे पास एक वेक्टर आता है, लेकिन ये जो वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर होता है। तो बेसिकली जब हम टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, आंसर एक वेक्टर आता है, लेकिन ये जो वेक्टर होता है ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है u के ऊपर भी और v के ऊपर भी। यानी कि हमारे पास u क्रॉस v जब हम लेंगे गिव्स अ परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ u एंड v, तो हमारे पास वो जो वेक्टर आएगा वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो u और v दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यानी कि इसका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि फ़र्ज़ किया एक आपके पास एक वेक्टर कोई u गिवन है a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k, और एक वेक्टर हमारे पास v है a2 i प्लस b2 j प्लस c2 k। फ़र्ज़ किया स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है। अगर हमसे ये कहा जाए कि आपने इस u और v का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, यानी कि हमने फाइंड करना है u और v का परपेंडिकुलर वेक्टर, तो हम इस केस के अंदर u क्रॉस v ये हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि u क्रॉस v लेने से हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो इस दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी एक बड़ी अहम सी बात है क्रॉस प्रोडक्ट से मुतल्लिक कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से इनका परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारी क्रॉस प्रोडक्ट्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट एक और डेफिनेशन है पैरेलल वेक्टर। यानी कि अगर हमने प्रूव करना है कि टू वेक्टर्स पैरेलल हैं तो दो वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स u एंड v आर सेड टू बी पैरेलल इफ़ u क्रॉस v इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, अगर स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से आंसर ज़ीरो आ जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों वेक्टर्स हमारे पैरेलल वेक्टर होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलल वेक्टर की एक ये भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर u इक्वल हो जाए लैम्डा v के इक्वल हो जाए, यानी कि v में से सेकंड वेक्टर में से कोई चीज़ कॉमन आ जाती है, फिर वो फर्स्ट वेक्टर के इक्वल हो जाता है, तो तब भी वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। और एक और भी डेफिनेशन हमने पैरेलल वेक्टर की डिस्कस कर ली है कि अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेने से आंसर ज़ीरो आ जाता है, तो वो जो वेक्टर्स होंगे वो हमारे पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट से मुतल्लिक एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर u क्रॉस v जो है ना ये इक्वल नहीं होता v क्रॉस u के।
तो अगर यानी कि u क्रॉस v है, अगर हम इक्वल करते हैं तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस ये v क्रॉस u आ जाएगा। इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन स्टूडेंट पढ़ी थी, और डॉट प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी कि u डॉट v ये इक्वल होता है v डॉट u के अंदर। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये होल्ड नहीं करती। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कंप्यूट ए क्रॉस बी, हमने ए क्रॉस बी निकालना है, एंड बी क्रॉस ए, और हमने बी क्रॉस ए निकालना है। चेक यूर आंसर, हमने अपने आंसर को चेक करना है बाय शोइंग दैट ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। फिर हमने स्टूडेंट्स ये भी चेक करना है जो ए और बी वेक्टर हैं वो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए पर परपेंडिकुलर भी हैं या नहीं। यानी कि हमने इसमें 3 चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये कैलकुलेट करेंगे ए क्रॉस बी, फिर सेकंड हम बी क्रॉस ए निकालेंगे। जब हमारे पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आ जाएगा, फिर हमने ये चेक करना है थर्ड में कि ये जो ए और बी हैं क्या ये दोनों इसके ऊपर परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन भी हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे और फिर बाद में बी क्रॉस ए, फिर बाद में हम इसकी चेकिंग करेंगे। तो इसके लिए हम इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें हमारे पास एक वेक्टर ए गिवन है 2i प्लस जे माइनस के। ये वेक्टर ए दिया हुआ है, और वेक्टर बी हमारे पास है i माइनस जे प्लस के। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमने ए क्रॉस बी ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट की स्टूडेंट सेकंड डेफिनेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट रो में हम फार्मूले का आई जे के लिखेंगे। क्योंकि हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन के अंदर जो ए है इसका जो आई कंपोनेंट है वो 2 है, और ए का जे कंपोनेंट 1 के इक्वल है, और ए का के कंपोनेंट जो है वो हमारे पास -1 है। और ए क्रॉस बी लेना है, जो बी है उसमें जो उसका आई कंपोनेंट है ये हमारे पास 1 है, उसका जे कंपोनेंट -1 है, और के कंपोनेंट हमारा 1 के इक्वल है। तो आई क्रॉस जे और फिर हम इसका ए क्रॉस बी, फिर हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए उसी तरीके से हम इसे फर्स्ट रो के ज़रिए एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे आई हमारा बाहर आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये इसके साथ माइनस माइनस +1 फार्मूले का माइनस आ जाएगा। फिर हमारे पास प्लस और ये माइनस का जे बार आ जाएगा। अब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो हम डिलीट कर देंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये इसके साथ 1 1 ज़ा -1 और फार्मूले का माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस का के हमारे पास बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये डिलीट करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से 1 में से 1 गया, ये 0i आ जाएगा, और 2 + 1 तो ये हमारे पास 3, और ये -3j हो जाएगा, और -2 -1 तो ये -3k। तो ये स्टूडेंट्स हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया है। तो अब हमने स्टूडेंट्स चेक करना है क्या ए और बी दोनों इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हैं या नहीं। तो अब हम साथ ही ए क्रॉस बी जैसे हमने निकाला है, साथ ही हम अपनी चेकिंग भी कर लेते हैं क्या ये जो ए और बी हैं दोनों इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हैं या नहीं। अब हमने ये चेक करना है अगर ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी पर, तो हम इन दोनों का
डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी कि ए का डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ ले लेते हैं। अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ए परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी पर। इसी तरीके से बी का भी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे ए क्रॉस बी के साथ। अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो बी है वो भी परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी पर। तो लास्ट लेक्चर में हमने परपेंडिकुलर वेक्टर भी हमने डिस्कस किया था, तो उसी परपेंडिकुलर वेक्टर की डेफिनेशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए को चेक करते हैं क्या वो परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी पर। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ले लेते हैं। हमने ए क्रॉस बी पीछे फाइंड आउट किया है 0i -3j -3k, और डॉट हमने इसका प्रोडक्ट लेना है ए के साथ, और वेक्टर ए स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है 2i + j - k। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए ये ऑलरेडी हमने पहले भी इसका फार्मूला डिस्कस किया था। तो यहाँ से फर्स्ट वेक्टर का जो आई कंपोनेंट है वो हमारे पास 0 है, और यहाँ से सेकंड वेक्टर का जो आई कंपोनेंट है ये 2 आ जाएगा। आई कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटर में प्लस, और फर्स्ट वेक्टर का जो जे कंपोनेंट है वो -3 है, और इधर से सेकंड वेक्टर का जो जे कंपोनेंट है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फर्स्ट वेक्टर का जो के कंपोनेंट है वो -3 है, और जो सेकंड वेक्टर है उसका के कंपोनेंट -1 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट जो है वो 0 × 2 ये 0 हो जाएगा, 3 1 माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 1 3। तो यहाँ से 3 3 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास 0 आ गया। यानी कि हमने पहले चेक कर लिया जो ए है क्या ये परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के ऊपर, तो हमने ए क्रॉस बी और ए का डॉट प्रोडक्ट लिया है तो ये 0 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस जो बी हमने फाइंड आउट किया है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से अब हम चेक कर लेते हैं जो ए क्रॉस बी है क्या ये परपेंडिकुलर है बी पर। तो अब हम ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी के साथ। तो ए क्रॉस बी डॉट बी, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ए क्रॉस बी हमने निकाला है 0i -3j -3k। डॉट प्रोडक्ट हमने इसका बी के साथ लेना है। जो वेक्टर बी है ये भी स्टेटमेंट के अंदर गिवन है i -j + k। तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यहाँ से जो फर्स्ट वेक्टर है उसका आई कंपोनेंट हमारा 0 है, और सेकंड वेक्टर का आई कंपोनेंट हमारा 1 है, सेंटर में प्लस, और फर्स्ट वेक्टर का जे कंपोनेंट -3 है, और सेकंड वेक्टर का जे कंपोनेंट -1 आ जाएगा, प्लस फर्स्ट वेक्टर का जो के कंपोनेंट है ये -3 है, और सेकंड वेक्टर का जो के कंपोनेंट है ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट है ये 0 हो जाएगा, और 3 1 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 3 1 3 यहाँ पे माइनस भी है, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये भी 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो ए क्रॉस बी है ये बी पर भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया। इसी तरीके से अब हम जो गिवन है हमने बी क्रॉस ए हमने फाइंड आउट करना है। तो बी क्रॉस ए के लिए भी उसी तरीके से जो डेफिनेशन के मुताबिक फर्स्ट रो में हमारा आई जे के ये फार्मूले का आ जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट वेक्टर है वो हमारा बी है, तो स्टेटमेंट में जो बी है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास 1 -1 1 आ जाएंगे, और सेकंड वेक्टर यहाँ पे हमारे पास ए है, और ए के कंपोनेंट हमारे पास 2 1 एंड -1 आ जाएगा। इसको भी हम उसी तरीके से फर्स्ट रो के ज़रिए एक्सपेंड कर लेंगे। पहले आई बाहर आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 माइनस का 1 आ जाएगा। फिर ये प्लस के बाद माइनस का जे ये बाहर आ जाएगा। अब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -1, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 1 2 आ जाएगा। फिर प्लस का के बाहर
ये वाला अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये डिलीट करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -2, तो ये फार्मूले का -+2 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 1 1 से कैंसिल, ये 0 आई और -1 और -2, ये -3 बार माइनस है, ये प्लस का 3j हो जाएगा और 1 + 2 ये 3k, ये हमारे पास स्टूडेंट a क्रॉस b आ गया। अब सॉरी b क्रॉस a हमने निकाल लिया। अब ये जो b क्रॉस a है इसके भी हमने चेक करना है क्या ये परपेंडिकुलर है a और b के ऊपर। तो सिमिलरली अब हम इसकी भी चेकिंग कर लेते हैं, यानी कि हमने ये चेक करना है ये जो b क्रॉस a है ये परपेंडिकुलर है a के ऊपर। तो हम उसी तरीके से b क्रॉस a का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे a के साथ। तो जो b क्रॉस a है स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड आउट किया है 0i + 3j + 3k और डॉट प्रोडक्ट हमने इसका a के साथ लेना है और a हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है 2i + j - k, ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन था। तो अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है इसका आई कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास 0 है, जो सेकंड है उसका आई कंपोनेंट 2 है और प्लस फर्स्ट फैक्टर का जो जे कंपोनेंट है वो हमारे पास 3 है और सेकंड वेक्टर का जे कंपोनेंट यहाँ पे 1 है और इसी तरीके से फर्स्ट वेक्टर का के कंपोनेंट 3 है और सेकंड वेक्टर का जो के कंपोनेंट है वो -1 के इक्वल है। तो यहाँ से जो फर्स्ट है 0 × 2 ये हमारा 0 हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3 और ये भी 3 1 ज़ा, लेकिन ये -3 आ जाएगा, 3 3 से कैंसल, तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो b क्रॉस a है ये a के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि b क्रॉस a इज़ परपेंडिकुलर टू a। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप खुद चेक कर सकते हैं जो b क्रॉस a है क्या ये परपेंडिकुलर है b के ऊपर, यानी कि आपने b क्रॉस a का इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट हम ले लेंगे b के साथ, तो ये भी डेफिनेटली 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा जो b क्रॉस a है ये b के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी है और इससे मुतल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा।